हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूसेट से संबंधित रिसर्च मेथोलॉजी से प्रश्नावली कर रहे थे। आज हमारा ये इसका यानी कि अंतिम MCQ होगा, यानी कि अभ्यास प्रश्न होगा। और ये हमारे अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं 5। और इसके बाद हम लोग दूसरे फिनिश सेक्शन से करेंगे, एक दो और सेक्शन से कर लेते हैं, जिससे कम से कम आप लोग इसमें अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाएं। और वैसे इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो यदि आप मार्क्स अच्छे लेकर के आते हैं इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और कुछ भी लोग हम लोगों के साथ ही जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता। तो किस प्रकार के शब्दों में घोषणात्मक, रिक्त उपकल्पना और प्रश्न पत्र, सामान्य और दिशात्मक। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि हम क्या कर सके, छोड़ सके। ठीक है, तो इनमें से उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया सके, घोषणात्मक किया सकता है, रिक्त उपकल्पना भी हो सकती है, दिशात्मक भी हो सकती है, सामान्य उपकल्पना नहीं हो सकती। यानी कि सामान्य शब्दों में उपकल्पना को वर्णित नहीं किया सकता। इनमें से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पनाओं को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है। अंतःक्षेप अनुसंधान, इंटरवेंशन रिसर्च, संस्थात्मक अनुसंधान, एसोसिएशनल रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ कह रहा है अनुसंधान में शोध की उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है। किस प्रकार के अनुसंधान में, यानी किस प्रकार के अनुसंधान में हमें उपकल्पना की आवश्यकता उतना महसूस नहीं होती है। तो किस में होता है, वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है तो उसमें यानी कि हमें उपकल्पना बनाने की उतनी आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि उपकल्पना की जांच नहीं की जानी होती है। उपकल्पना का मतलब है हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है। रिक्त यानी कि कुल मिलाकर कह रहा है कि रिक्त उपकल्पना क्या होती है। चरों के बीच कोई अंतर नहीं होना, अनुसंधान उपकल्पना के रूप में, व्यक्तिनिष्ठ के रूप में, या चरों के बीच का अंतर होना। तो इसमें आता है चरों के बीच में जब कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिक्त उपकल्पना। अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है, परिभाषा है उसकी, वर्तमान शोध की समीक्षा करना, चरों के बीच सभी संभावित संबंधों का विवरण देना, जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना है। ठीक है, तो इसमें बी और सी दोनों हैं, या सिर्फ ए है, या केवल बी या केवल सी। तो इसमें हमारा बी और सी दोनों है। वर्तमान शोध की समीक्षा नहीं करना है, शोध की जांच करना ही तो उपकल्पना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी शोध प्रश्न के विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है, जैसे जैसे इसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। एक व्यापक सवाल और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है ताकि वह और अधिक महत्वपूर्ण हो सके। एक व्यापक प्रश्न को और भी अधिक व्यापक बनाया जाता है, या एक विशिष्ट प्रश्न को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। तो इसमें हमारा ए सही होगा, एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे विकास आगे चलता है उसमें। एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए। स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। ये नैतिक तो पहले काट दीजिए। साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। ठीक है, तो
इसमें नैतिक सब जगह पर रहा है। देखिए, साध्य तो होना चाहिए, बिल्कुल साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। तो साध्य, स्पष्ट और महत्वपूर्ण, साध्य, स्पष्ट और नैतिक, ठीक है, नीति से आधारित। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें सवार है, तो इसी को ही हम यानी कि चुन लेते हैं। इनमें से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है? यानी प्रश्न सबसे अनिवार्य रूप से उनकी विशेषता, यानी कि प्रश्नों में वो विशेषता जरूर पाई जाती है। प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है, हमारा यही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। व्यावसायिकता की संभावना बिल्कुल नहीं। समाज में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पर, समाज से हमसे कोई मतलब नहीं, यानी कि ऐसे प्रश्न बनाए जाने चाहिए जिससे कि संभावना हो कि उसके उत्तर हमें मिलेंगे और उसके उत्तर से हम क्या करेंगे, अपना रिसर्च कार्य पूरा करेंगे। इनमें से सबसे अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? सबसे अच्छी उपकल्पना, अब इसमें सबसे अच्छी उपकल्पना का दिया हुआ है हमारा विशेषता, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके, ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट अनुकूलता होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले से थोड़े पता होता है। सीमित दायरा होना चाहिए और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। वैश्विक महत्व होना चाहिए, दायरा सीमित हो, जब जो है ना, यानी कि दायरा सीमित होगा तो फिर वो लागू कैसे होगा? तो इसमें हमारा सिर्फ ये होगा, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिससे प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जाए, मतलब कि जो हमारे डेटाज हैं उसके द्वारा उसका परीक्षण किया जा सके। इनमें से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? अंतर्ज्ञान के रूप में, यानी कि इंट्यूशंस, प्राकृतिक अनुमापन के, यानी कि वाइल्ड गेस, शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास के रूप में, तो ये तो होगा ही नहीं ना। अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के रूप में। तो इसमें जो हमारा उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो यही वाला सही है। अध्ययन के संभावित परिणामों को के भविष्यवाणी के रूप में हम इसे कर सकते हैं परिभाषित। इनमें से किस उपकल्पना के निरूपण, यानी फार्मूलेशन की आवश्यकता नहीं होती? सर्वेक्षण विधि में, ऐतिहासिक अध्ययन में, प्रयोगात्मक अध्ययन में या मानक अध्ययन में? तो इसमें कह रहा है उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता सर्वेक्षण विधि में तो होगी, ऐतिहासिक अध्ययन में नहीं होती। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक परिचालन, यानी कि ऑपरेशनल परिभाषा का अर्थ क्या है? इसका मूल अवधारणा से कोई संबंध नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। यह अवधारणा की अमूर्त एवं सैद्धांतिक परिभाषा है। अमूर्त होगी तो कैसे होगी? यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। ठीक है, यही है, विशिष्ट भी होती है, अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? यह बताते हैं कि कैसे अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है और मापा गया है, यानी कि शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है यह बता रहा है। यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, कैसे अवधारणाओं को परिभाषित किया गया, नहीं, परिभाषा तो निकालना शोध का उद्देश्य होता नहीं। इसमें उपयुक्त साहित्य की एक उपयोगी समीक्षा मिलती, साहित्य नहीं, साहित्य का ही थोड़े होता है। यह कार्य प्रणाली की क्रियाओं की रूपरेखा है, कार्य प्रणाली की क्रिया नहीं। अब यही हो गया कि यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उनके महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनमें से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है? यानी कि उपकल्पना को हम पहले स्पष्ट कर लें, इसका लाभ क्या होता है? यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है
और मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यह अध्ययन को सरल बनाता है। ये तो सब सामान्य से हैं। यह परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। नहीं, परिभाषाएं तो स्पष्ट, ये बिल्कुल गलत है। परिभाषाओं को उपकल्पना नहीं क्लियर करता है। यह अनुसंधान पूर्वाग्रहों को कम करता है, कह सकते हैं, लेकिन इतना सही नहीं है जितना कि ये। शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर मतलब कि ये परिकल्पना है तो हम इतने में ही सोचेंगे, ठीक है, इतने में नहीं सोचेंगे, ये इसका मतलब है। निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का कौन सा उदाहरण कौन सा है? दिशात्मक उपकल्पना, तो दिशात्मक उपकल्पना का, इस उपकल्पना में छात्रों के पढ़ने के स्तर में अंतर होता है, छात्र नहीं है। इसमें व्याख्यान और समूह अनुदेशन में अंतर होता है। प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देशन व्याख्या की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये दिशात्मक का मतलब है कि एक दिशा में बनाई गई उपकल्पना, तो इसके लिए इसमें अधिगम की वृद्धि होती है। वृद्धि तो सब में होती है। ये होगा प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देशन और उच्च कक्षाओं में व्याख्यान। तो सामूहिक कक्षा में निर्देशन व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। व्याख्यान का मतलब लेक्चर, तो जो है प्राथमिक कक्षाओं में लेक्चर नहीं दिया जाता ना। निम्नलिखित में से किस उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है? सर्वेक्षण अध्ययन, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई सा भी नहीं। इनमें है तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। इसमें जो है उपकल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पहले भी पढ़ चुके हम लोग। इनमें से कौन से कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? यह अस्थायी प्रस्ताव है। उपकल्पना की वैधता ज्ञात होती है। इसको सामान्यीकृत किया जा सकता है। ये बिल्कुल सब तीनों के तीनों सही है, ठीक है। मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है? महत्व के क्रम को सूचीबद्ध करना, इनको अलग वर्गों में सम्मिलित करना, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना, इनको पूर्ण रूप से परिशिष्टों में दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, इनमें जो है ना, कह रहा है कि कौन सा अगुणात यानी कि मिश्रित निष्कर्षों के लिए। तो मिश्रित निष्कर्षों में अब मालूम है महत्व क्रम में सूचीबद्ध करना नहीं, अलग अलग सम्मिलित करना बिल्कुल नहीं, एकीकृत करके सम्मिलित करना, ठीक है। लघु न्यायदर्श, ठीक है, न्यायदर्श सैंपलिंग में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता इसका उपयोग करता है? टी परीक्षण, इनोवा परीक्षण, कई वर्ग परीक्षण यानी CHI, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, भाज्य संबंधी विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस। तो इसमें ये जो है ना लघु आदर्श शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए टी टेस्टिंग की जाती है, यानी टी टेस्ट। वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? गुणात्मक माप, प्रदत्त माप, चर के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें चरों के द्वारा क्या कहता है? वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों को चरों के द्वारा नापा जाता है। प्रायः अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूहों की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। प्रायः अनुसंधान ऐसे हैं, यानी कि अनुसंधान से जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। अनुसंधान में बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार से के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूहों की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होती है, ठीक है। इसमें है कौन सा? सरल सहसंबंध, बहु सहसंबंध, या कारक विश्लेषण, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसमें है कारक सहसंबंध। इसके बाद है जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों
का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के निम्न में से प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोगात्मक समूह के रूप में, नियंत्रण समूह के रूप में, दोनों के रूप में या किसी रूप में उनको प्रयोग नहीं किया सकता है। ठीक है, तो जिनमें यानी कि ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है तो सीधा सीधा क्या हो गया, वो प्रयोग किया जा रहा है उस पर, तो प्रयोगात्मक समूह कहा जाएगा उसको। निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? आयु को, वार्षिक आय को, श्रेणी औसत को, अथवा धर्म को। तो यहाँ पर जो है ना, श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है किसको? धर्म को। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? चरों के कार्य साधन, वैचारिक प्राचलन, अनुसंधान की पुनरावृत्ति या साहित्य के सर्वेक्षण के आधार पर। तो इसमें है चरों के कार्य साधन पर, जो वेरिएबल होते हैं उनके फंक्शन पर आधारित होता है प्रयोगात्मक। एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? बाह्य चर, यानी कि हस्तक्षेप चर, विषय चर और सक्रिय चर। जब स्वतंत्र चर है, ठीक है, तो किसी भी हालत में क्या नहीं होगा? हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वतंत्र चर क्या हो जाएगा? बाह्य चर भी नहीं होगा, विषय चर भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सक्रिय चर। इनमें से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान होते हैं? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, बाह्य चर या पुनरावृत्ति चर? इसमें स्वतंत्र चर, बाह्य नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। तो क्या चीज होगा? वो स्वतंत्र चर के रूप में होगा। व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है, जिसे किस चर के रूप में जाना जाता है? पेचीदा बनाने वाले चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, नियंत्रित चर। तो ये होता है आश्रित चर, चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसे, ठीक है, व्यवहार एक क्या होता है? प्रयोग के दौरान जिसे नापा जाए, तो आश्रित चर होगा। निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करता है? आवृत्ति अध्ययन, पैनल अध्ययन, एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। इनमें से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? सॉरी, अभी तो इसका उदाहरण यानी उत्तर हुआ ही नहीं। इनमें से निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि में करता है। इन्हें इसमें कौन सा ऐसा है जो अनुदैर्ध्य अनुसंधान एक विस्तारित अवधि में के अंतर्गत करता है? तो उसे हम बोलते हैं प्रवृत्ति अध्ययन, पैनल अध्ययन, दोनों। तो ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? श्रेणीगत चर पूछ रहा है। शिक्षक के बालों का रंग, शिक्षक द्वारा एक निबंध के लिए लिया गया औसत समय, एक शिक्षक की उसकी कक्षा की कार्यालय की दूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमसे पूछ क्या? श्रेणीगत चर। तो श्रेणीगत का मतलब अलगाव जो पैदा करे उसी को श्रेणीगत बोलते हैं। तो शिक्षक के बालों का क्या? रंग इसके अंतर्गत आ जाएगा। यह वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है कि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, बाहरी चर, उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इसमें है स्वतंत्र चर, दूसरे चर या चरों का प्रभाव रहता है। एक स्थिति या विशेषता है जिसके विभिन्न मूल या श्रेणियां हो सकती हैं, उसे कहा जा सकता है स्थिर यानी कांस्टेंट, वेरिएबल, चर, कारण और प्रभाव संबंध, वर्णनात्मक संबंध। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक स्थिति या विशेषता जिसके विभिन्न मूल्य या श्रेणियां हो सकती हैं। तो जिसके विभिन्न मूल्य या श्रेणियां हो सकती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। स्थिर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका मान बदलता रहेगा। चर को मतलब, वेरिएबल का मतलब ही होता है कि जिसकी वैल्यू बदलती रहे। निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है?
मात्रात्मक आय ताप आप जो है ना आय ऊंचाई, श्रेणी बिंदु औसत व्यग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन, लिंग धर्म और जाति समूह। मात्रात्मक चर की बात कर रहा है, गुणात्मक चर की बात नहीं कर रहा है। तो जो मात्रात्मक चर होता है, ठीक है, वो आयु तापमान आय और ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, श्रेणी बिंदु औसत व्यग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, एक परिवर्तनीय, विधि, स्थिर या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इसमें बोलते हैं यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता, मूल्य में परिवर्तन ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे। निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है, दो चरों के बीच संबंध जानने के लिए, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। किसकी बात कर रहा है, कारण विश्लेषण की बात कर रहा है। जो कारण विश्लेषण है वो क्यों किया जाता है, कई चरों के मध्य अंतर जानने के लिए। इसका ये उत्तर सही है। चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है उसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष, आश्रित, स्वतंत्र या मध्यचर। जो दूसरे में परिवर्तन का क्या बनता है, कारक बनता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मध्यचर। और इससे ये आश्रित है इसलिए आश्रित चर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेर फेर नहीं किया जा सकता है, यानी कौन सा स्वतंत्र चर ऐसा है जिसमें हम अध्ययन शोध अध्ययन में हेर फेर नहीं किया सकता, लिंग, जातीयता, इथनिटी, बुद्धिमत्ता और अन्य लक्षण उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये स्वतंत्र चर हैं जिस पर साथ शोध अध्ययन में हेर फेर नहीं कह सकता। ठीक है, तो इसमें जातीयता में भी नहीं कह सकता है, लिंग में भी नहीं कह सकता है, बुद्धिमत्ता और अन्य लक्षणों में भी नहीं कह सकता। किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सके, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया सके, ये ए बी दोनों या इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो जो है ना प्रयोगात्मक अभिकल्प जो है कि आश्रित चर कहते हैं जिससे परिवर्तन किया सके और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सके। ठीक है, दोनों। यह वह चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है। तो दूसरे चर से प्रभावित होने वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आश्रित चर। अभी ऊपर मैंने बताया था। समूह केंद्रित गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार पर किए जाते हैं, यानी कि ये अनुसंधान के वर्गीकरण है, ये किन आधारों पर किए जाते हैं, तो ये गुणात्मक आधार पर किए जाते हैं, मात्रात्मक नहीं। निम्नलिखित में से आमतौर पर जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं सॉरी ऐसे चर हैं जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं, शोधकर्ता द्वारा सृजित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में भाग लेते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययन में यानी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कार्य साधन चर। एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर है, यानी यदि इंसान सोए ना तो उसके स्मृति पर यानी उसमें याददाश्त में क्या असर पड़ता है। जितने घंटे शिक्षार्थी नींद के बिना रहता है, स्मृति स्कोर, प्रयोगात्मक समूह में जितने शिक्षार्थी बिना नींद के रहे हैं, या नींद के घंटे और थकान के बीच का सहसंबंध। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यह परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मृति स्कोर लेना पड़ेगा।
एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या कहा जाता है? तो उपयोग किए जाने वाले जो चर होते हैं उनको स्वतंत्र चर कहा जाता है। इनमें से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता? तो समानार्थक नहीं हो सकता प्रायोगिक चर के लिए। निम्नलिखित में से परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? जन्म की तारीख, उच्च शैक्षिक योग्यता, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय, या डाक संबंधी कोड। तो इसमें है किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। ये परिमाणात्मक है। परिमाण यानी जिसे क्या किया जाए, देखिए ये और ये और ये सब क्या है? संख्याएं हैं। संख्या परिमाण नहीं होती है। वैसे भी यदि हम यानी इस तरह से देखें तो भी यानी कि यही उत्तर होगा हमारा। निम्नलिखित में से किसे परिमाणात्मक रूप में नहीं व्यक्त किया सकता? सामाजिक आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक योग्यता और व्यवसाय की मनोदृष्टि। इनमें से किसको हम, ठीक है, परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं करते? तो किसको? व्यावसायिक मनोदृष्टि को नहीं व्यक्त कर सके। किसी सर्वेक्षण के लिए संख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण अनुसंधान नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं, त्रिभुजीकरण नहीं, न्यायादर्श, सैंपलिंग। शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर चाहता है? न्यायादर्श, अधिगम्य जनसंख्या, लक्षित जनसंख्या या विश्व जनसंख्या। ठीक है, तो कौन सी है? लक्षित जनसंख्या। इसके बाद आता है कि किसी न्यायादर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? किसी न्यायादर्श के आधार पर यानी कि सैंपलिंग के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहा सकता है? प्रदत्त का विश्लेषण व्याख्या, प्रचलन अनुमान, सांख्यिकी अनुमान या उपरोक्त सभी। तो इसे क्या कहा सकता है? सांख्यिकी अनुमान। एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायादर्श करना चाहिए। तो साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, स्तरीकृत न्यायादर्श, स्वदेश न्यायादर्श या सुविधाजनक न्यायादर्श। इसके लिए स्तरीकृत न्यायादर्श जो है ना, जो सैंपलिंग है स्तरीकृत होनी चाहिए उसकी। निम्न में से कौन सा न्यायादर्श है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं? संभाव्य, गैर संभाव्य, कोटा या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इनमें से है संभाव्य न्यायादर्श। इस प्रकार के न्यायादर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। किस वाले में? संभाव्य, गैर संभाव्य, कोटा, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनमें है गैर संभाव्य न्यायादर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से क्या होती है? अधिक होती है। यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है? स्तवक न्यायादर्श, स्तरीकृत न्यायादर्श, सुविधाजनक न्यायादर्श या लॉटरी विधि न्यायादर्श। क्वेश्चन देख लीजिएगा। विजातीय जनसंख्या के संबंध में अनुसंधान समस्या का हमको करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्तरीकृत न्यायादर्श ज्यादा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य है? सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन और नैदानिक विधि में। तो इसमें है सर्वेक्षण विधि में।
प्रतिनिधि आदर्श अनिवार्य है। न्यायादर्श निम्नलिखित में से कौन सा न्यायादर्श गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता है? तो इनमें से स्तवक या कोटा, व्यवस्थित या स्त्रीकृत या यादृच्छिक, तो इनमें आता है कोटा निरसन। गैर संभाव्य, एक कोटा निश्चित करना है तो क्या है, गैर संभाव्य हो जाएगा। जब सांख्यिकी माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्राचल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायादर्श पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको न्यायादर्श प्राचलन नहीं, निष्कर्ष, उसे हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। जब कोई शोधकर्ता पूर्ण जनसंख्या में से 100 संभाव्य न्यायादर्श का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा न्यायादर्श कहा जाता है? यानी कि संपूर्ण जनसंख्या में 100 लोगों को चुनना, क्या कहा जाएगा? कोटा, सरल यादृच्छिक, स्त्रीकृत या व्यवस्थित। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सरल यादृच्छिक। एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी छात्र छात्राएं। तत्पश्चात यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह से न्यायादर्श चयन करता है। ठीक है, अब इसमें ये कैसा है? स्त्रीकृत यादृच्छिक, प्रतिनिधि न्यायादर्श और क्या चीज है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो होगा ये हमारा बी होगा। देखो पहले तो उसने क्या किया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांट दिया तो क्या हो गया, यादृच्छिक हो गया ना, और उसके बाद न्यायदृष्टि है यानी स्त्रीकृत है। किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए? तो इसमें जो न्यायादर्श है यादृच्छिक रूप से लिया हो, कोटा द्वारा लिया हो, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला हो या स्वउद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें जनसंख्या का क्या कर रहा हो, प्रतिनिधि करने वाला हो, यही क्या हो जाएगा, अनुसंधान की सटीकता के लिए अच्छा है। सबसे अनुसंधान न्यायादर्श का आधार कम रखते हैं यदि जनसंख्या विजातीय हो, अप्राप्य हो, सजातीय हो या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है अनुसंधानकर्ता न्याय का आकार कम रख सकते हैं। इसमें किस में, यानी कि वो जो है ना उसका सैंपलिंग कम रख सकते हैं, मतलब सैंपलिंग बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत इनमें किस में से है, यानी कि किस वाली सैंपलिंग को, किस सैंपलिंग की खासियत है कि इसमें थोड़े में ही सैंपलिंग में क्या हो जाता है सब, यानी कि वो प्रतिनिधित्व आ जाता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा सजातीय। ठीक है, यानी एक ही जाति से संबंधित हो तो चाहे जितना ले लीजिए वो उनके गुण सब क्या हो जाएंगे, वो सब एक दूसरे से मिलते रहेंगे। विजातीय हो तो कम से कम यानी जितनी जातियां होंगी हर एक से लेना पड़ेगा। यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? न्याय यानी कि क्षेत्र न्यायादर्श तकनीकी, स्वदेश न्यायादर्श, व्यवस्थित न्यायादर्श या उपरोक्त कोई। जनसंख्या सीमित है तो क्या करते हैं, व्यावसायिक न्यायादर्श तकनीकी का प्रयोग करते हैं। स्तवक न्यायदर्शन यानी क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग तब कब किया जाता है? जब समष्टि यत्रतर घटित हो, यानी कि कहीं कहीं स्कैटर्ड हो, फैला हुआ चारों तरफ, न्यायादर्श बड़ा हो या समष्टि विजातीय हो या लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो या ए और दो दोनों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा समष्टि यत्र तत्र बिखरा हुआ हो और समष्टि विजातीय हो। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। एक शोधकर्ता अपनी समष्टि को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह के न्यायादर्श की संख्या निश्चित कर देता है। इस प्रकार का न्यायादर्श क्या कहा जाता है? यानी कि पहले उसने क्या किया, विभाजन किया और फिर उसमें से बोलता है आप सब में से 10-10 निकालना है। तो इस सैंपलिंग को किस प्रकार की सैंपलिंग कहा जाता है? ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोटा न्यायादर्श। यानी एक निर्धारित वो बना दिया और उनमें से एक यानी कि इतने इतने को लेता है तो कोटा सैंपलिंग हो गया। इनमें से कौन सा असंभाव्य
न्यायादर्श है कोटा, सरल यादृच्छिक और सोद्देश्य। तो इनमें से जो कोटा न्याय दर्शन और सरल यादृच्छिक, सॉरी, इसमें कोटा न्याय दर्शन और सोद्देश्य न्याय दर्शन, ठीक है, ये असंभाव्य न्याय दर्शन है। यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करता है, 5 स्कूल चयन कर लिया और फिर उन 5 स्कूलों से प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है, तो वह इसके लिए कौन सा न्याय आदर्श उपयोग कर रहा है? सरल यादृच्छिक, स्त्रीकृत यादृच्छिक, क्लस्टर यादृच्छिक या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो वो क्लस्टर यादृच्छिक कर रहा है। पहले स्कूल को तो उसने क्या कर लिया, 5 स्कूल से चयन कर लिया ना। इनमें से कौन सा शब्द उन आंकड़ों के लिए सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है जिसको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया हो? भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया हो तो उसे बोलते हैं माध्यमिक डेटा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है? इनमें से प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है प्रश्नावली, साक्षात्कार, टिप्पणियां या प्रयोग, ठीक है। तो इसमें प्रयोग नहीं है क्योंकि प्रश्नावली, साक्षात्कार और टिप्पणी क्या है, संग्रह की विधि है। प्रयोग तो किया जाता है ना। इनमें से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का उदाहरण है? इसमें है व्यवस्थित न्यायादर्श, सुविधा न्यायादर्श, सोद्देश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सरल यादृच्छिक न्यायादर्श कौन है? सबसे है व्यवस्थित न्यायादर्श। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का उदाहरण है? व्यवस्थित, स्तरीकृत, सरल यादृच्छिक या इनमें से सभी? तो इनमें से व्यवस्थित न्यायादर्श है। इनमें से यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का एक प्रकार है। दो चरण यादृच्छिक न्यायादर्श, व्यवस्थित न्यायादर्श, सुविधा न्यायादर्श, सोद्देश्य न्यायादर्श। इसमें कह रहा है यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का एक प्रकार है। क्या चीज है? दो यादृच्छिक, ठीक है, न्यायादर्श का, दो चरण में यादृच्छिक। निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यायादर्श का एक उदाहरण है? दुविधा न्यायादर्श, सॉरी, सुविधा न्यायादर्श, स्त्रीकृत, सरल और वास्तविक। इनमें है सुविधा न्यायादर्श को गैर यादृच्छिक, यानी सुविधा का मतलब जैसे मर्जी हो, सिंपली जाइए और ले लीजिए। स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि जनसंख्या की हर इकाई के न्यायादर्श के में चयन की समान संभावना हो। विभिन्न श्रेणियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादियों में त्वरित अनुक्रिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा भिन्न श्रेणियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, यानी कम से कम उनको अपने रेशियो में उनका क्या हो जाए, प्रतिनिधित्व हो जाए। निम्नलिखित में से सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन कौन सा है? दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने के लिए यही होगा। स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कारण दिशा नहीं। इस संभावना संकेत है कि प्रोत्साहन दूसरों को दोहरा जाए नहीं। यह संभावना को मापने का उपाय है कि अवलोकन अंतर कितने संयोग की बात है, ये भी नहीं होगा। चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? प्लेसिबो प्रभाव, बाहरी कारक, परिवर्तनशीलता या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं, उसे बोलते हैं प्लेसिबो प्रभाव। क्रॉस अनुभागी अभिकल्प का क्या अर्थ है? तो ग्राहकों के एक विशेष अनुभाग का अध्ययन करना, किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसंधान करना, ये तो हर एक के लिए है। कह रहा है क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प है। एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना, लंबी समय अवधि में दो या अधिक चरों की तुलना करना नहीं।
ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। एक ही समय की अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक संग्रह प्राप्त करना। अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता, क्यों? यानी कि कौन सी कंडीशन हुई? यह एक विशेष बात को साबित करने की कोशिश करता है। यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता। ठीक है, ये यही सही है। यानी कि वो क्या है, गोपनीयता और किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहिए। नैतिक अतिक्रमण का अर्थ है नैतिक अतिक्रमण का नैतिक सिद्धांतों को मानना, नैतिक सिद्धांतों को न मानना, नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करना, या इनमें से कोई सा भी नहीं। इसमें है नैतिक सिद्धांतों को न मानने को क्या कहा जाता है? नैतिक अतिक्रमण, एथिकल ट्रांसग्रेशन। इनमें से कथन या विचार स्थित नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ भी चलता है, उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प नहीं है इसका, या उपरोक्त में से सभी। देखिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। इनमें से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा नहीं है? तो कुछ भी चलता है, ये भी नहीं है। उद्देश्य से पूर्ण साधन की अति महत्वपूर्णता है, नहीं। कोई विकल्प नहीं, ये भी नहीं। तो क्या हो गया? उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अपहानि है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ता है? तो शारीरिक चोट, तनाव और चिंता, खराब विकास, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? किसके साथ? ठीक है, ये कह रहा है कि सूचित सहमति के कमी के साथ जुड़ी हुई है। गहन साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण, गुप्त अवलोकन या व्यक्ति अध्ययन। तो ये सामग्री विश्लेषण के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है? गहन साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण, प्रच्छन्न अवलोकन, व्यक्तिगत विधि। प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति है तो प्रच्छन्न अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी हानि है जिसका प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो इनमें कौन सी हानि है जिसका उनको सामना करना पड़ता है? मनोवैज्ञानिक संकट भी होता है, शारीरिक चोट भी है, आत्मसम्मान की हानि भी होती है। बिल्कुल सब सही है। जो सैंपलिंग वाला होता है, मतलब जो जिसे हम प्रश्नावली देते हैं, ठीक है, वो कई बार क्या कर देता है, सही तरीके से पेश नहीं आता है। अनुसंधान के निष्कर्ष को, परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंशिक प्रकाशन, डुप्लीकेट प्रकाशन, पूर्ण प्रकाशन, या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो जानते हैं कि एक जगह पढ़ाया यानी प्रकाशित किया जाएगा तो मूल होगा, और कई जगह प्रकाशित करवाया जाएगा डुप्लीकेट होगा। अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में निम्नलिखित व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित गोपनीय रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है? अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए, अनुसंधान की लागत वसूली के बाद एक बड़े मंच पर प्रदत्त भेजने के लिए, अन्य शोधकर्ताओं से गोपनीयता रखने के लिए, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसमें कह रहा है अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए, जो यानी कि उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड और गोपनीयता वो बनाए रखना होता है, इसके लिए ये होता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का महत्व है। कैसा महत्व है? लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है। यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है। अवधारणा के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी।
तो ये जो है ना परिणामात्मक यानी कि ये इसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। मात्रात्मक शोधकर्ता की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाहरी वैधता, आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता या आंतरिक वैधता, इसे कहा जाता है बाहरी वैधता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को प्रदर्शित करता है? यादृच्छिक न्याय अनुसंधान में निष्कर्ष, जिस सीमा तक न्याय दर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो या जिस सीमा तक अध्ययन परिणामों के अन्य के लिए प्रयोग किया जा सकता हो, ठीक है, इसमें हो जाएगा जिस सीमा तक न्याय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, ये वाला उत्तर सी वाला सही होगा। जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को उन स्थितियों पर लागू किया जा सकता है, जनसंख्या का सामान्यीकरण, यादृच्छिक न्याय के बारे में शोधकर्ता के निष्कर्ष, शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, या पारिस्थितिकी सामान्यीकरण। तो ये पारिस्थितिकी सामान्यीकरण से संबंधित है। अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? यह एक सामान्य विधि है जो सभी अभिकर्ता यानी शोधकर्ताओं द्वारा शोध को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाती है। यह गुणात्मक और परिणात्मक विधियों में से किसी एक का उपयोग करके अंतिम विकल्प है, यह शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है, या यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। ठीक है, तो हमारा ही हो जाएगा। विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए क्या है? ये एक रूपरेखा है, अभिकल्प। अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है? यह हमें उन्हें समाप्त करने की अनुमति देता है, यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनाने की अनुमति देता है, या कम से कम जानते हैं कि क्या अनदेखा कर सकते हैं, या दूसरों को हमारे मूल्यों के स्वीकार करने के लिए मना कर सकता है। तो इसमें है अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि होती है। यानी कि इस तरह के जो सहज संबंध गुणांक हैं उससे क्या होगा? वो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका हो जाएगा सकारात्मक। चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में भी तो सकारात्मक होगा ना। निम्नलिखित में से तर्क है कि कौन सी प्रक्रिया और हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाती है? बुद्धिवाद, निगम। इनमें से तर्क की यह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें क्या करती है? निष्कर्ष तक पहुंचाती है। बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, या संभाव्य। तो इसमें जो होगा ये संभाव्य, प्रोबेबिलिस्टिक। महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में लेकर आए। उसे शोध प्रस्ताव, प्रशस्ति पत्र प्रस्ताव, आचार संहिता या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको विश्व के शैक्षिक समुदाय में प्रयोग में लाया जा सके। उसे क्या बोलते हैं? ऐसे प्रभाव बोलते हैं आचार संहिता का प्रभाव। शोधकर्ता केवल यही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वे चाहते हैं। ये क्या है? शोधकर्ता का पूर्वाग्रह है, प्रयोगकर्ता का प्रभाव है, उदारतावाद का प्रभाव, या प्रभाव मंडल का प्रभाव है। तो ये क्या है? शोधकर्ता का पूर्वाग्रह है। एक ही बार जो निष्कर्ष निकला हर बार वही आएगा निष्कर्ष। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा SPSS का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है? संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला और
पेपर, तो ये है कार्यशाला के लिए। इनमें से एक अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य है? संवर्धन, सम्मेलन, संगोष्ठी या उपर्युक्त में से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है? संवर्धन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के आवश्यक है? सम्मेलन, संवर्धन, संगोष्ठी और पेपर। तो ये पेपर जरूरी, पेपर में लिखा जाएगा ना। निम्नलिखित में से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होती है? वेब सम्मेलन में, सेमिनार में, सिंपोजियम में या उपरोक्त में से कोई से में भी नहीं। तो जानते हैं वेब सम्मेलन में यदि कंप्यूटर ना हो तो हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका में प्रकाशित होता है? आलेख, पेपर या दोनों या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इनमें से दोनों प्रकाशित होते हैं, आलेख भी और पेपर भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। एक शोधकर्ता ने एक ही जैसे डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 प्रयोगों का आयोजन किया। डिजाइन एक है, 3 प्रयोग हैं, जिसमें प्रत्येक में 100 प्रतिभागी थे, बजाय इसके कि 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग। इनमें से कौन सा शब्द ऐसी परिस्थिति को वर्णन करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 अलग अलग बांट करके उसमें से 100 लिया गया, जबकि पूरे में से 300 लिया जा सकता था, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो इस समय प्रयोग किया जा रहा है, यह प्राकृतिक सैंपलिंग है, कार्य साधन, अवलोकन या सामान्यीकरण है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सामान्यीकरण। ठीक है, वैलिडेशन या माननीकरण। तो गाइस ये थे यानी कि हमारे प्रश्नों की श्रृंखला, और इसके बाद हम लोग अब कुछ और दूसरे सब्जेक्ट से भी लेंगे, क्योंकि ये रिसर्च मेथोलॉजी से सिर्फ आप लोगों को 5 प्रश्न मिलने हैं, तो इतने में पर्याप्त है, इतना में आप लोगों को मिल जाएगा। और आगे हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह कुछ ले लेते हैं, या तो आप लोग कुछ सजेशन करेंगे तो उसके विषय में लिया जाएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एक कर लेते हैं, जिसमें कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपका 3 जो है वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और आप एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और देख लीजिए क्या क्या आपको जो है ले करके, और सभी चीज़ें क्या जाना है। एक दिन में आप लोगों को बता दूंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।